Hello students, welcome to online platform of Unnati Academy. First of all, we will discuss about the SSC exams syllabus. देखिए SSC के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें चार चीजें कॉमन रहती हैं, जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और जीएस पार्ट हो गया. ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस में बताया. फर्स्ट मैथ्स, सेकंड इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग होता है अपना और फिर जीएस. ये चार पार्ट हर एसएससी के एग्जाम्स को फाइट करने के लिए उस सिलेबस में दिए जाते हैं. ठीक है, अब हमारा जो पार्ट है जो हमको पढ़ना है वो क्या है, इंग्लिश. अब देखिए इंग्लिश का क्या होता है, इंग्लिश दो तरीके से पढ़ी जाती है, दो तरीके से सीखी जाती है. या तो आप कुछ रूल बेस्ड कर लीजिए जिससे रूलों को रटना होता है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ लॉजिक के थ्रू जो रूल्स फॉलो कर सकते हैं अपन, या उसको इंग्लिश को कितना आसान बना सकते हैं उस लॉजिकल के थ्रू पढ़ लीजिए. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. हर चीज को पढ़ने के लिए जैसे भी इंग्लिश को अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो चीज आती है उसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में मतलब क्या निकलता है इसका मीनिंग होता है कि जो भी चीज हम बोल रहे हैं या जो भी कन्वर्सेशन हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है. ठीक है, जैसे अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इसमें कितनी चीजें होती हैं. फर्स्ट पहले होता है नाउन, सेकंड प्रोनाउन, उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे वर्ब, फोर्थ नंबर पे लिखते हैं अपन एडजेक्टिव, फिफ्थ नंबर पे क्या लेते हैं, एडवर्ब, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, फिर है कंजंक्शन, और जो लास्ट वन आता है उसको क्या बोला जाता है, इंटरजेक्शन. ये सारे क्या होते हैं, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. इसमें आर्टिकल जैसी चीज को इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि आर्टिकल एक बहुत सिंपल सी चीज रहती है जो हम इस चीज में फॉलो नहीं करते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मेनली होते हैं वो सिर्फ कितने होते हैं, 8 ही ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन होता है. ठीक है, अब देखिए एक चीज दिखाते हैं. सबसे पहले जो हमको लेना रहता है वो हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक्स. क्योंकि किसी भी टाइप की इंग्लिश को सीखने के लिए या पढ़ने के लिए हमें इस बेसिक से होकर ही गुजरना पड़ता है. बेसिक आप ऐसा भी मान सकते हैं कि बेसिक हम किस चीज को बोलना चाह रहे हैं कि एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन होता है हर चीज का. यही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने अभी लिखे थे आपके सामने, इन्हीं बेसिक्स का, इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन हम उस चीज में देते हैं. थोड़ा सा नाउन के बारे में बताया जाता है, थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, थोड़ा एडजेक्टिव के बारे में बताया जाता है. इसी तरीके से बाकी के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म किए जाते हैं. अब देखो इसमें एक ऐसा टॉपिक था, एक ऐसा भी टॉपिक है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन सबसे मेन चीज वही है. जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये सारे हमने कहां इंक्लूड किए हुए हैं, सब सेंटेंस में ही यूज आते हैं. सारी की सारी चीजें सेंटेंस के फॉर्म में ही बोली जाती हैं या पढ़ी जाती हैं. अब देखो सेंटेंस, सबसे पहले हमको फिर जानना रहेगा सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है. देखिए सेंटेंस के बारे में अगर जाने तो अगर मान लो हमें अपनी बात किसी तक भी पहुंचानी है या किसी के पास तक भी सामने वाले को अपनी किसी भी टाइप की बात कोई डिलीवर करनी है तो किस फॉर्म में जाएगी, वो सेंटेंस के थ्रू जाती है. सेंटेंस के थ्रू जाने का मतलब होता है कि हम जो भी बात सामने वाले तक बोल रहे हैं वो एक कंप्लीट मीनिंग के थ्रू सामने वाले तक डिलीवर हो जाए. जैसे अब अगर सेंटेंस को प्रॉपरली डिफाइन करेंगे तो कैसे बोलेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है. आपको पता है सबसे पहले चीज क्या ली जाती है, लेटर. सबसे पहले लेटर लेते हैं अपन, इसी लेटर से क्या चीज बन के निकल के आती है, वर्ड. लेटर से ही बनता है क्या, वर्ड. अब इसी वर्ड के से आगे क्या बनता है, एक सेंटेंस का निर्माण होता है, एक सेंटेंस फॉर्म किया जाता है. ठीक है, समझ में आई ये बात. अब देखिए अगर इसी के आगे अगर हम सेंटेंस को डिफाइन करें
तो सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए क्या किया जाएगा कि सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही सेंटेंस कहते हैं अपन। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो क्या कंप्लीट सेंस या फिर कंप्लीट मीनिंग देता हो, ठीक है। तो क्या डिफाइन करा है अपन ने, क्या बोला है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग। ठीक है, समझ में आया। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे करते हैं सामने वाले तक, या फिर एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं। ठीक, अब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट भी होती है। किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कम से कम, बता रहा हूं, कम से कम एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक मेन वर्ब की जरूरत होती है और एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। क्या क्या चीजें बताई मैंने, सेंटेंस को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट की जरूरत होगी, एक मेन वर्ब की जरूरत होगी और एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। ये सेंटेंस को फॉर्म करने का मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। इट कंटेन्स एटलीस्ट, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप कितनी भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम इतनी रिक्वायरमेंट हमको जरूरत होगी किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। मेन वर्ब, सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। अब क्या ये तीनों चीजों की ही जरूरत है, या इसमें से कुछ कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप इनमें से क्या क्या चीजें कंपलसरी हैं, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, ये दो चीजों की रिक्वायरमेंट हमें लगती ही लगती है, इसके बिना कभी भी कोई सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता। क्या बताया मैंने कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट, एक मेन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जिसमें से एक सब्जेक्ट और मेन वर्ब कंपलसरी चीजें हैं जो सेंटेंस को बनाने के लिए यूज की ही जाती हैं, पर ऑब्जेक्ट ऑप्शनल रहता है। मतलब ऑब्जेक्ट एक कंपलसरी एलिमेंट नहीं होता है, वहां पर ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है किसी भी वर्ब के ऊपर। एक वर्ब ही डिसाइड करती है कि किस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, बट ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल। ऑब्जेक्ट को आप ऑप्शनल की तरह लेके चल सकते हैं। पर एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर एक ही वर्ब दिखती है तो आप उस वर्ब को क्या बोलेंगे कि ये कैसी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। मतलब अगर किसी भी टाइप की जो वर्ब आपने, ज्यादातर आप ये भी जानते हैं कि दो टाइप की वर्ब जनरली होती ही होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कुछ लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को अगर सिंगल ही किसी सेंटेंस में देखते हैं तो बोलते हैं ये अकेली हेल्पिंग वर्ब है। हालांकि वो नाम से ही समझ में आ रही है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या फर्क है। मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस का मेन काम बताने के लिए यूज की जाती है। हेल्पिंग वर्ब कब लगाई जाती है, हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब। वो वर्ब की हेल्प करने के लिए आती है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब किसकी हेल्प करने के लिए आएगी, किसी भी मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए। इसीलिए बोला जाता है कभी भी हेल्पिंग वर्ब अकेले नहीं आ सकती सेंटेंस के अंदर, वो बिना मेन वर्ब की हेल्प के लिए, मेन वर्ब की हेल्प के लिए ही आती है, बिना मेन वर्ब की हेल्प के लिए नहीं यूज की जा सकती। ठीक है, अब देखो अगला जो है, हम एक जनरल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं इंग्लिश में। एक सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर होता है। क्या क्या चीजें एक सेंटेंस में यूज की जाती हैं, देखो सबसे पहले अगर किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करना है या शुरू करना रहता है तो उसकी शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब, और उसके बाद क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। अगर इन केस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट गिवन है। ठीक है, क्या बताया मैंने, एक जनरल स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। सबसे पहले सेंटेंस में आती है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया,
और दूसरा स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर और होता है इसमें, उसमें भी सेम ही कुछ चीजें हैं, जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। पूरी की पूरी इंग्लिश इन्हीं दो स्ट्रक्चरों पे फॉलो होती है। मतलब अगर आप किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी चीज देखेंगे तो आपको यही दो स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिसमें एक में होगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट और दूसरे वाले में होगा सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं कि ये क्या चीजें होती हैं। देखिए, वर्ब को हम क्या बोलते हैं? किसी भी सेंटेंस का किया गया काम। क्या होता है वर्ब? किसी भी सेंटेंस में जो काम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ब। अब सब्जेक्ट क्या होता है? इसी काम का कर्ता या फिर करने वाला। आप कुछ भी बोल सकते हैं, या तो आप कर्ता बोलें या फिर करने वाला बोलें, एक ही बात है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर ये वाला काम किया जाए। किया जाए या किया गया हो। क्या बताया? वर्ब क्या होता है? वर्ब की किसी भी सेंटेंस में किया गया काम। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसने ये वाला काम किया है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर ये वाला काम किया गया है, ठीक है। वर्ब क्या होती है? वर्ब एक सेंटेंस का होता है काम। सब्जेक्ट होता है जिसने वो काम किया है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर वो काम किया गया है, ठीक है। समझ में आया? दूसरा वाला स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में, अब ये तो उस स्ट्रक्चर की बात हो गई जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है। अब एक स्ट्रक्चर दूसरा भी लिखा है जिसमें वर्ब के बाद हमने क्या लिखा हुआ है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वर्ड समझ के ऐसा नहीं समझना कि ये कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड आ गया, ये हमसे होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का सिंपल मतलब होता है किसी भी चीज को पूरा करना या कंप्लीट करना। उसी वर्ड को हम क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? पहले वाले स्ट्रक्चर में होता है कोई काम, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में कोई काम होता है क्या? नहीं। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में किसी भी टाइप की कोई जानकारी दी जाती है किसी के बारे में। जैसे अब मान लो, सबसे पहले हमने इसमें तो वर्ब ढूंढी थी, इसमें हम वर्ब नहीं ढूंढ सकते। इसमें हमको सबसे पहले क्या देखना है? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जाएगा? कि जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए उसे हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट अभी मैंने डिस्कस करा, क्या एक बार और बता देता हूं कि जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, क्या बताया? जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब एक वर्ब बच गई। अब इसको हम काम क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंस में जिसमें वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है उस सेंटेंस में कोई भी काम नहीं होता है, इसीलिए हम वर्ब को काम नहीं बोल रहे हैं। यहां पे वर्ब क्या होगी? जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करे, लिंक करे या जोड़े, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और क्या बोला जा सकता है इसके लिए? एक तो ये बोल सकते हैं कि जो सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कहां है? ये रहा। और कॉम्प्लीमेंट को, जो सब्जेक्ट को इस कॉम्प्लीमेंट से लिंक करे उसको हमने क्या बोला है? वर्ब बोला है। और क्या बोला जा सकता है? जो किसी के होने को बताए। मान लो जो भी सब्जेक्ट के बारे में हमने जानकारी दी है उसी के होने को, जो सब्जेक्ट के होने को बताए उसी को हम क्या बोल देंगे? यहाँ पे वर्ब बोल देंगे, ठीक है। एक मिनट के लिए आप देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो देखना है हमको वो क्या है? नेक्स्ट जो बेसिक में हमको पढ़ना है वो है नाउन। अब नाउन के बारे में जानने से पहले हम कुछ सेंटेंसेस पे डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने स्ट्रक्चर लिखा था उसी के बेस पे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, उनको समझिएगा। देखिए, सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस, जो बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल पे, जो हर तरीके के बच्चे को समझ में आ जाए, वही टाइप का सेंटेंस अपन लेते हैं सबसे पहले। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, सचिन
प्लेज क्रिकेट। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। एक सेंटेंस और ले रहे हैं हम, कार्तिक इज अ डॉक्टर। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर हो गए। अब हमें कैसे पता चलेगा? हमने पहले बताया था कि जो इंग्लिश होती है वो पूरी दो ही स्ट्रक्चर पे चलती है। इसका मतलब ये जो हमने दो सेंटेंस लिखे हैं इनमें वो स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि अभी हम बता चुके हैं कि इस पे जो भी पूरी इंग्लिश है वो अगर पूरे इन्हीं दो स्ट्रक्चर पे चलती है तो उसमें ये स्ट्रक्चर फॉलो जरूर होंगे। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम जो जिस सेंटेंस के अंदर काम होता है उसमें हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? वर्ब। और जिस सेंटेंस के अंदर कोई काम नहीं होता है उसमें हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले ट्राई करते हैं। क्या लगता है आपको कि किस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन या कोई काम हो रहा है? जैसे पहले वाले में लिखा है सचिन प्लेज क्रिकेट, दूसरे में लिख के रखा हमने कार्तिक इज अ डॉक्टर। किस सेंटेंस में काम हो रहा है? आपको पता है प्ले खेलना, खेलना एक एक्शन होता है, कोई काम होता है। तो इंग्लिश में इसको हम, हिंदी में हम इसको क्या बोल सकते हैं? काम। और इंग्लिश में ही हम इस वर्ड को क्या बोल देंगे कि ये एक वर्ब है। अब ये खेलने का काम किया किसने है? सचिन ने। तो सचिन क्या हो जाएगा इसका? कर्ता। और क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसी को कि ये एक सब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्या खेला गया है, किस पर काम हुआ है? तो आपको पता है क्रिकेट पर हुआ है, तो ये वर्ड क्या कहलाएगा? ये वर्ड हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? प्ले क्या है? एक एक्शन वर्ड है जो काम को दर्शाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। जिसने वो काम किया है खेलने का वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और जिस पर वो काम किया गया है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब देखो दूसरे वाले सेंटेंस में हमने बोला, क्या लगता है आपको ये सेकंड वाले सेंटेंस में कि इसमें कोई काम हो रहा है क्या? नहीं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि किसी कार्तिक के बारे में बताया जा रहा है कि कार्तिक क्या है? एक डॉक्टर है। तो इसमें हम अगर काम नहीं हो रहा है तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात की जाए उसी को हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट बोलते हैं। तो बात किसके बारे में की जा रही है? कार्तिक के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब क्या बात करी जा रही है? सब्जेक्ट को कंप्लीट किसने किया है? अभी हमने ये बताया कि सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाली चीज को क्या बोलते थे हम? कॉम्प्लीमेंट बोलते थे। कार्तिक, अभी हमने बोला कि मान लो सपोज करो इस क्लास के अंदर कोई कार्तिक है। अब मैंने बाकी लोगों को बताया कि ये हमारा कोई नया स्टूडेंट आया है जिसका नाम क्या है? कार्तिक है। अब उसके बारे में मैं कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। फिर मैंने उसके बारे में बताया कि ये जो कार्तिक है ये कौन है? एक डॉक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस कार्तिक को कंप्लीट करने का काम किसने किया? इसी वर्ड ने किया है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये वर्ड कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, समझ में आया? ए क्या है? आपको पता है ए एंड द क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। इसके बारे में सभी जानते हैं, तो आप इसके नीचे आर्टिकल लिख सकते हो। इज क्या है? अब इज देख सकते हो, हमने बोला था इज को कैसे पता करेंगे कि ये वर्ब है या नहीं है? इस चीज में जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करता हो उसी वर्ड को हम वर्ब बोल देते हैं। इसका मतलब कार्तिक को डॉक्टर से लिंक किसने किया है? इज ने किया है। और क्या तरीका है इसको पहचानने का? एक तरीका और है। दूसरे तरीके के हिसाब से हम ऐसा बोलते हैं जो किसी काम के होने को बताए, जो किसी के होने को बताए उसको हम क्या बोल देते हैं? वर्ब बोल देते हैं। जैसे कार्तिक क्या है? एक डॉक्टर है। तो इसने कार्तिक ने डॉक्टर होने का बताया गया है, इसीलिए हम इस वर्ड को क्या बोलेंगे कि ये वर्ड क्या है? वर्ब है। ठीक है, समझ में आया? दोनों स्ट्रक्चर हो गए हमारे, एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला और दूसरा सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट वाला। नेक्स्ट देखो, अगला जो हम देखते हैं, अब जो हमको चीजें देखनी है वो है नाउन वर्ड। देखो नाउन का एक्सप्लेनेशन जो होता है वो हर जगह पे अलग अलग वे में दिया जाता है। कोई बोलते हैं, जो ज्यादातर जनरली स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बोलते हैं नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ज्यादातर लोगों को यही चीज बताई गई है, इवन हमको भी यही सेम चीज बताई गई थी। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत डेफिनेशन है। हाँ, ये जरूर बोल सकते हो कि ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, इसको कंप्लीट नहीं किया गया है। और आज भी कहीं किसी भी हद तक वही डेफिनेशन चली आ रही है। लेकिन हमने जो नाउन पढ़ा है या जो नाउन हम आपको बताने वाले हैं वो इससे थोड़ा सा अलग है। जैसे हम जो अगर नाउन को डिफाइन करेंगे
तो क्या बोलेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या हो जाएगा, एक नेमिंग वर्ड हो जाएगा। मतलब अगर इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज का अगर कोई नाम है, या इसके अंदर हम किसी भी चीज को एक नाम से बुला सकते हैं या बुला रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्या है, नाउन है। जैसे मान लो ये बोर्ड है, आपको पता है क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या है, बोर्ड। हम इसको बोर्ड बोलकर ही बुलाते हैं, ठीक है। ये क्या है, मार्कर है, इसको मार्कर बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, लाइट लगी हुई है, ये क्या है, नाउन है। फैन है, फैन क्या है, एक नाउन है। तो ये सारी चीजें को हम कैसे बुला पा रहे हैं, एक नाम से बुला पा रहे हैं। तो वही सारी चीजें क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगी कि ये नाउन वर्ड है, ये सारी नेमिंग वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आपको पता है जिस भी चीज का कोई नाम होता है उसका उसी तरीके से कोई ना कोई प्रॉपर काम भी होता है। अगर नाउन का नाम नेमिंग वर्ड है तो इसका कोई काम भी होता होगा, और हर चीज किस फॉर्म में नजर आती है, सेंटेंस के फॉर्म में ही लिखी जाती है या पढ़ी जाती है या बोली जाती है, ठीक है। तो इसका काम भी किस में यूज होगा, सेंटेंस में यूज होगा। तो क्या काम होता है इसका सेंटेंस में कि इट बिकम्स सब्जेक्ट, या तो ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। क्या बताया कि नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, इसका काम होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर या तो ये सब्जेक्ट बनेगा या फिर ये ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने से मतलब कि सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखाए थे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें एक चीज और लिख सकते हो आप कि ये कॉम्प्लीमेंट भी बनने का काम कर सकता है। क्या बताया मैंने कि एक नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, इसका काम होता है सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का या फिर कॉम्प्लीमेंट बनने का। बनने से मतलब है ऐसा कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर मैंने आपको सेंटेंस में अभी बढ़ाए हैं, उन्हीं दो स्ट्रक्चर में या तो ये नाउन सब्जेक्ट की जगह पे लिखा होगा या ऑब्जेक्ट की जगह लिखा होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट की जगह लिखा होगा, ठीक है। अब देखो इसमें अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे करण इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब देखो इसको ब्रेक करते हैं। मतलब ब्रेक करने से मतलब होता है हर वर्ड का जो भी सेंटेंस आपने लिखा है उस वर्ड में, उस सेंटेंस के अंदर हर एक वर्ड का नाम और काम उसके नीचे लिखा होना चाहिए। इसी को क्या बोला जाता है, सेंटेंस को ब्रेक करना। जैसे अब आपको पता है क्या इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, करण इज राइटिंग अ लेटर, मतलब करण क्या लिख रहा है, एक लेटर लिख रहा है। तो काम हो ही रहा है, एक्शन हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। अब इसमें इज भी आपको पता है एक वर्ब होती है, इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर दो वर्ब आई हुई हैं। तो ये अगर मेन वर्ब है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। मैंने अभी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ ही आती है, वो वर्ब कभी भी अकेले किसी भी सेंटेंस में नहीं आ सकती, ठीक है। अब देखो लिखने का काम हो रहा है, ये लिखने का काम किसने किया है, करण ने। तो करण क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा गया है, तो लेटर लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि ये लेटर वर्ड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ए एंड द आपको पता है ये क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखो हमने बोला था कि नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, इसका काम होता है सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना या फिर कॉम्प्लीमेंट बनना। तो देखो क्या यहां पर कोई नाउन वर्ड आया हुआ है, हमने बोला करण एक नेमिंग वर्ड है, करण किसी का नाम है, हम उसको करण बोल के बुला सकते हैं, तो ये क्या है, नाउन है। उसी तरीके से लेटर आप लिखते हैं, जो पत्र रहता है उसी को तो हम लेटर बोलते हैं, तो वो भी वर्ड क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। अब देखो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको आ सकती है कि मैंने ए के नीचे सिर्फ आर्टिकल लिखा है, राइटिंग के नीचे वर्ब लिखा है, इसके नीचे हेल्पिंग वर्ब लिखा है, लेकिन करण और लेटर के नीचे सब्जेक्ट और नाउन और लेटर के नीचे ऑब्जेक्ट और नाउन लिखा हुआ है, ऐसा कैसे हो गया। तो ये इसीलिए हुआ है, आप समझिए कि
इसमें एक चीज तो उसका नाम है और दूसरा उसका क्या है, काम है। यहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं उनका नाम और काम सेम है, यहां पर ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना किसी भी सेंटेंस में काम होता है, उनका नाम नहीं होता है। नाम तो उसका वही रहेगा। आप ही मान लो अगर कहीं पे हो, आपका कोई एक नाम रखा गया है, अगर आप कहीं स्कूल वगैरह में जाते हो, क्लासेस जाते हो, तो आपको हम क्या बोल सकते हो, एक तो आपका नाम, दूसरा आपको स्टूडेंट्स भी बोल सकते हो। वहीं आप कभी जॉब करने चले जाते हो, किसी कंपनी में जॉब करने लग जाते हो, तो आपका नाम तो वही रहेगा, लेकिन फिर आपको स्टूडेंट बोल सकते हैं क्या? नहीं, आप एम्प्लॉय हो जाओगे। तो इस तरीके से आपकी चीजें में बदल क्या रहा है, आपका काम बदल रहा है, नाम नहीं बदल रहा है। उसी तरीके से यहां पर भी करण को अगर बोला जाएगा तो करण क्या है, करण एक नेमिंग वर्ड है। फिर सब्जेक्ट क्या है, करण का काम है सब्जेक्ट बनना इस सेंटेंस के अंदर। उसी तरीके से लेटर क्या है, लेटर एक नेमिंग वर्ड है, काम क्या है इस लेटर का, यहां पर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट बनने का। ठीक है, अगर सपोज करो कि मैं करण को अलग लिख दूं, यहां पे मैंने करण लिख दिया, अब ये एक अकेला वर्ड लिखा है, अब मैं इसको क्या बोल सकता हूं, नाउन या सब्जेक्ट? नहीं, अब मैं इसको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलूंगा कि ये एक नाउन है, अब ये सब्जेक्ट नहीं है। फिर सब्जेक्ट कैसे बनेगा, इस करण को यहां से लेके इस सेंटेंस में यूज करा दो। अगर वो सेंटेंस में यूज हो जाएगा तो वो नाउन भी हो जाएगा और सब्जेक्ट भी हो जाएगा। और सब्जेक्ट कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब वाला काम उसको करना है, इसीलिए हम उसको सब्जेक्ट बोल पा रहे हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, जैसे मैंने लिखा श्रेया इज अ लॉयर। ठीक है, अब देखो क्या इस सेंटेंस के अंदर काम हो रहा है? नहीं, इस सेंटेंस के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। इसमें श्रेया के बारे में बताया जा रहा है कि श्रेया क्या है, श्रेया एक लॉयर है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। ठीक है, अगर इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है तो सब्जेक्ट कौन सा है, श्रेया, क्योंकि बात किसके बारे में की जा रही है, श्रेया के बारे में की जा रही है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या बताया गया है श्रेया के बारे में कि श्रेया कौन है, लॉयर, तो इसका मतलब श्रेया को कंप्लीट करने का काम किसने किया है, इस लॉयर वर्ड ने किया है। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब, और पूरा अगर नाम बोलो तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इसका पूरा नाम होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है उसी को बोला जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ए क्या है, आर्टिकल है। इस वर्ड क्या कहलाएगा, इस वर्ड वही सेम हमने बताया था, किसी के होने को बताता है, या फिर और क्या बताता है, किसी के होने को बताया जाता है, या फिर दूसरा जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करे उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। अब देखो इसमें भी हमने वही सेम चीज बोली थी कि श्रेया क्या है, आपको पता है श्रेया किसी लड़की का नाम हो सकता है। तो श्रेया अगर किसी लड़की का नाम है तो एक नेमिंग वर्ड है, तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये एक नाउन भी है। लॉयर, लॉयर किसी के डेजिग्नेशन का नाम हो सकता है, तो ये वर्ड भी क्या कहलाएगा, ये एक नाउन वर्ड कहलाएगा। अब यहां पर भी हमने श्रेया के नीचे सब्जेक्ट और नाउन लिख दिया, यहाँ लॉयर के नीचे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और नाउन लिखा हुआ है, तो दो दो चीजें कैसी हो गई, वही सेम। दो दो चीजें इसलिए हो पा रही है कि श्रेया का नाम क्या है, मतलब श्रेया एक कैसा वर्ड है, नेमिंग वर्ड है, तो नाउन वर्ड है। और काम क्या है इसका, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बनने का। उसी तरीके से लॉयर क्या है, लॉयर एक नेमिंग वर्ड है, नाउन है। अब लॉयर का काम क्या है, सेंटेंस के अंदर कॉम्प्लीमेंट बनने का। ठीक है, समझ में आया, यहां तक ये नाउन हुआ अपना। इसको देख लीजिए 2 मिनट। देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट किसके बारे में बात करें अपन, नाउन हो गया अपना। अगला जो है टॉपिक है अपना वो है प्रोनाउन। अब देखो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन ज्यादातर ऐसी चीजें बोलते हैं कि जो रिप्लेस करता है किसको, किसी भी नाउन वर्ड को रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग डेफिनेशन है या तो आप रिप्लेस करने के लिए उस वर्ड को बोल दो कि एक ऐसा वर्ड जो रिप्लेस करता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि एक ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन को डिनोट करता हो, जो किसी भी नाउन को इंडिकेट करता हो, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी थी लाने के लिए, देखो ऐसा रहता है कि नाउन का फिक्स नहीं है कि नाउन हर जगह पे प्रेजेंट हो पाएगा या नाउन हम बार बार लिखना पसंद करें, तो जिसकी वजह से प्रोनाउन का
यूज किया गया था या प्रोनाउन को लाया गया था इंग्लिश में। तो देखो अब प्रोनाउन के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच डिनोट्स, जो क्या काम करता है, डिनोट या फिर डिनोट्स, और क्या बोल सकते हो, जो इंडिकेट करता है किसको, किसी भी नाउन को। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो डिनोट करता है या इंडिकेट करता है किसी भी नाउन को। अब ध्यान रखना, अगर ये प्रोनाउन किसी भी नाउन को डिनोट कर रहा है या फिर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, डिनोट और इंडिकेट सेम ही चीज मान के चलिए आप, अगर डिनोट या इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब ये भी प्रोनाउन नाउन जैसे ही होता होगा, मतलब इसमें और नाउन में कोई फर्क है ही नहीं, बस इसको डिनोट अलग अलग चीजों से किया जाता है। तो इसका काम भी सेम होता होगा जैसे कि नाउन का काम है। नाउन का काम क्या था, सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट बनना है या फिर ऑब्जेक्ट बनना या फिर कॉम्प्लीमेंट बनना। सेम काम प्रोनाउन का होता है कि ये सेंटेंस के अंदर क्या काम करता है, इट बिकम्स सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। ये काम हो गया प्रोनाउन का, ठीक है। अब देखो प्रोनाउन में आपको मैं कुछ प्रोनाउंस बता देता हूं, जैसे किस किस टाइप के प्रोनाउन होते हैं। सबसे पहले आप देखो वर्ड से समझिए। मान लीजिए मैंने एक नाम लिखा, वर्ड लिखा सागर, तो सागर वर्ड आपको पता है कि सागर किसी लड़के का नाम हो सकता है। अगर सागर किसी लड़के का नाम है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक नाउन वर्ड है। उसी तरीके से अगर मान लो मुझे सागर का नाम नहीं लेना है तो मैं सागर को क्या बोल सकता हूं, हालांकि आपको पता है कि ये क्या है, ये किसी लड़के का नाम है, तो लड़कों के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं क्योंकि ये सिंगुलर है। अब यही ही जो वर्ड है जो जिसने काम क्या किया है, सागर को डिनोट किया है या सागर को इंडिकेट किया है, तो यही वर्ड क्या हो जाएगा, एक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, मान लिया मैंने एक नाम लिखा शिल्पी, ठीक है। अब ये शिल्पी वर्ड कैसा है, ये तो एक नाउन वर्ड है, नेमिंग वर्ड हो गया क्योंकि नाउन है, ये किसी नाम को नाम को इंडिकेट कर रहा है। अब अगर इसी शिल्पी के बारे में बात करी जाए तो शिल्पी क्या है, शिल्पी एक लड़की है, तो शिल्पी अगर लड़की है तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, शी यूज कर सकते हैं। ये शी वर्ड ही क्या हो जाएगा, यही वर्ड हो जाएगा प्रोनाउन, ठीक है। इसका मतलब इस शी ने काम क्या किया है, शिल्पी को इंडिकेट करने का काम किया है, डिनोट करने का काम किया है। उसी तरीके से मान लीजिए कोई नॉन लिविंग थिंग ले लेते हैं अपन, जैसे हमने ये बोर्ड ही ले लिया, तो बोर्ड क्या है, बोर्ड एक नेमिंग वर्ड है, हम इसको क्या बोल के बुलाते हैं कि ये एक बोर्ड है, तो ये नाउन है। अब इसी बोर्ड के लिए क्या ये कोई लड़का है, नहीं, ना ये कोई लड़का है, नहीं कोई लड़की है, ये तो कोई नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम एक प्रोनाउन यूज करते हैं जिसको क्या कहा जाता है, इट। अब यही इट हमारा क्या हो जाएगा, यही एक प्रोनाउन हो जाएगा। इस इट ने यहां के काम क्या किया है, इस बोर्ड को डिनोट करने का काम किया है या फिर इंडिकेट करने का काम किया है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये प्रोनाउन है। अब जो हमने डेफिनेशन बनाई थी कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या फिर किसी नाउन को डिनोट करता है या इंडिकेट करने का काम करता है। तो यहां पे देखो सब जगह पे, जितनी भी जगह पे हमने नाउन या प्रोनाउन लिखे हुए हैं, यहां पे ये जो प्रोनाउन लिखा हुआ है ये काम क्या कर रहा है, इसी नाउन को डिनोट करने का काम कर रहा है, इंडिकेट करने का काम कर रहा है, दर्शाने का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जब हमने सागर के लिए ही वर्ड यूज किया तो क्या ये सागर और ही अलग अलग है क्या, नहीं, ये एक ही है। सेम शिल्पी और शी, क्या ये अलग अलग है, नहीं। ये बोर्ड और इट, क्या ये अलग अलग है, नहीं। इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि नाउन या प्रोनाउन दोनों अलग नहीं होते हैं, इनको सिर्फ डिनोट अलग वर्ड से किया जाता है। प्रोनाउन को आप ऐसा मान सकते हैं कि एक सिंबल होता है जो किसी नाउन के लिए यूज किया जाता है, दैट्स इट, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रोनाउन होते हैं जो कौन कौन से रहते हैं, जो मैं लिख देता हूं कुछ, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही, फिर शी, फिर इट और दे। कुछ ये प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में
किस जगह पे यूज किए जाते हैं? सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस मतलब सब्जेक्ट की जगह पे यूज किए जाते हैं। अब उसी तरीके से कुछ प्रोनाउन भी होते हैं जो सब्जेक्ट की जगह पे ना आके कहां पे यूज किए जाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे आई से बनता है मी, वी से बनाया जाता है अस, यू से बनाया जाता है यू, ही का हिम, शी से बनाया जाता है हर, इट से बनाया जाता है इट, और दे से बनाया जाता है देम। ये वाले जो प्रोनाउन निकल के आए ये कहां पर सेंटेंस में यूज होंगे? सेंटेंस में। ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में मतलब ये किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम करेंगे। नाउन के साथ में क्या होता है, अगर कभी भी कोई नेमिंग वर्ड हमको लिखना है तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे भी नाम ही लिखा जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी क्या लिखा जाएगा? नाम ही लिखा जाएगा। लेकिन प्रोनाउन में बिल्कुल उल्टा है। प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है। प्रोनाउन में सब्जेक्ट की जगह पे अलग प्रोनाउन यूज किए जाते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पे एक अलग प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, इतना देख लीजिए, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन। देखिए, इसमें हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें प्रोनाउन यूज किया जा रहा हो। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। दे लेफ्ट द हाउस। देखो, इसमें अब वापस से वही सेम चीज रिपीट करना है हमको। सबसे पहले हमें वर्ब ढूंढनी है। काम वाले सेंटेंस में हम वर्ब ढूंढते हैं, विदाउट काम वाले सेंटेंस में हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। इन दोनों सेंटेंस के अंदर काम हो रहा है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में गाना गाने का काम हो रहा है और सेकंड वाले सेंटेंस में कुछ छोड़ने का काम हो रहा है, मतलब घर छोड़ने का काम हो रहा है। तो देखो, इसमें भी दो वर्ब आई हैं, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। इस वर्ब को हम क्या बोलेंगे कि ये मेन वर्ब है। अब इस भी आई है उसके साथ में, तो ये कैसी वर्ब हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। क्यों हेल्पिंग वर्ब क्यों आई है? मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए। अब ये जो गाने का काम है ये किसने किया है? शी ने किया है किसी, तो ये क्या हो जाएगा? एक सब्जेक्ट हो जाएगा। ए क्या है? आर्टिकल। अब क्या गाया गया है? सॉन्ग गाया गया है, तो सॉन्ग क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब देखिए, यहां पे अगर चीजें देखी जाए तो शी, क्या शी किसी का नाम हो सकता है? नहीं। अब कोई बोले कि सर हाँ शी भी हमने नाम सुना है, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। शी किसी का नाम नहीं होता है। शी हम किसी के लिए डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी लड़की का बात करनी है हमें और हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, तो आप क्या करोगे? शी बोल के काम चला सकते हो। जैसे, तो ये चीज क्या हो जाएगी? ये एक प्रोनाउन हो जाएगा। सॉन्ग, अब सॉन्ग तो क्या है? सॉन्ग तो एक नेमिंग वर्ड है। सॉन्ग अगर नेमिंग वर्ड है तो ये क्या कहलाएगा? नाउन। ठीक है, अब यहां पे भी हमने दोनों सेम चीज वैसे ही लिखी है। अगर बोला जाए तो इसको कैसे बोलेंगे कि सॉन्ग क्या है? सॉन्ग एक नाउन वर्ड है और सॉन्ग का काम क्या है? सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट बनने का। उसी तरीके से शी वर्ड को क्या बोलोगे कि शी वर्ड एक प्रोनाउन है, इसका काम क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का। अब देखो, दूसरे वाले में देखते हैं अपन। इसमें लिखा है दे लेफ्ट द हाउस। लेफ्ट क्या है यहाँ पे? ये वर्ब है। अकेली वर्ब अगर किसी सेंटेंस में आती है तो उसको मेन वर्ब बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बना होता है। अगर ये सेंटेंस बना है और एक वर्ब आई है तो वो कौन सी होगी? मेन वर्ब होगी। ये छोड़ने का काम किसने किया है? कुछ लोगों ने किया है। दे की बात हो रही है, तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट। अब दा क्या हो जाएगा? आर्टिकल। क्या छोड़ा है? घर छोड़ दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो, दे क्या है? अब दे किसी का नाम सुना है आपने? नहीं। और हमने तो बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही चीज बनती है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। ऊपर हमने यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बना हुआ था? प्रोनाउन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बना हुआ था? नाउन। यहाँ पे सब्जेक्ट किसको बनाए रहे फिर अपन? प्रोनाउन को, क्योंकि दे क्या है? दे किसी का नाम नहीं होता, दे एक प्रोनाउन होता है। हाउस, अब हाउस तो एक नेमिंग वर्ड है, तो इसको क्या कहेंगे? ये एक नाउन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा? यहां तक की बात हो गई अपनी किसकी? प्रोनाउन की। प्रोनाउन में इतनी ही चीजें हैं। नेक्स्ट जो हमको टॉपिक देखना है उसमें क्या देखना है अगला? वो है वर्ब। देखो,
वर्ब के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ब जैसा आप समझ के चलो कि आप अगर आपको अपनी गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलाने के लिए आपकी गाड़ी में क्या होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना गाड़ी पूरी तरीके से चल ही नहीं पाएगी। या फिर आप ऐसा भी बोलो कि गाड़ी की जान क्या हो सकती है, तो आप समझिए उसको क्या बोला जाता है, इंजन। इंजन के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। सेम ही मीनिंग वर्ब का भी है। उसी तरीके से वर्ब का भी मैटर होता है इंग्लिश में, कि इंग्लिश की जान जो होती है वो कौन होती है, वर्ब होती है। इंग्लिश की जान बोल लो, या फिर आप उसको इंजन बोल लो किसी गाड़ी का, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये किसी भी इंसान मतलब किसी भी इंग्लिश की आत्मा होती है, जिसको क्या बोला जाता है, दूसरे वर्ड में हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये सोल ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश की आत्मा जिसको बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, वर्ब। तो वर्ब एक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हर चीज सेंटेंस के अंदर वर्ब के ऊपर ही डिपेंड होती है। अगर सेंटेंस में काम नहीं होगा तो करने वाला नहीं आएगा, करने वाला नहीं आएगा तो किसी के ऊपर किया भी नहीं जाएगा। इसका मतलब जो चीज डिपेंड हो रही थी वो किसके ऊपर डिपेंड हो रही थी, वर्ब के ऊपर। सारी चीजें वर्ब से ही है। अब वर्ब होती क्या है ये भी जान लेते हैं। वर्ब क्या होती है, वर्ब इज अ वर्ड विच रिप्रेजेंट्स, जो किसको रिप्रेजेंट करती है, किसी एक्शन को बताने का काम करती है, एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, किसी काम को रिप्रेजेंट करती है ना। एक्शन काम एक ही सेम सी चीजें हैं। और साथ में किसी के होने को भी बताती है, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी के होने को बताने का काम भी कौन करती है, वर्ब करती है। और साथ में इट ऑल्सो हैज 3 फॉर्म्स, इसकी क्या होती है, 3 फॉर्म्स होती है। 3 फॉर्म्स कौन कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब देखिए वर्ब के बारे में क्या बताया कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्शन को बताए, किसी काम को बताए, किसी के होने को बताए, और उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। तभी आप उस वर्ड को क्या बोल सकते हो कि ये वर्ड क्या है, वर्ब है। ठीक है। अब देखो कुछ वर्ड देख लेते हैं अपन वर्ब से रिलेटेड। जैसे हमने बोला कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, तो पहले अपन लिख लेते हैं कि 3 फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। मान लीजिए अगर हमने कोई सिंपल वर्ड्स लिए, जो वर्ड्स अभी तक हम लेते हुए आ रहे हैं, जैसे हमने सेंटेंस के अंदर लिया था सबसे पहले प्ले वर्ड, तो इसी प्ले वर्ड को देख लेते हैं क्या ये वर्ड वाकई वर्ब है या नहीं। ठीक है। अगर हमको इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है तो क्या लिखेंगे, इसकी फर्स्ट फॉर्म वही होगी प्ले। हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही वर्ब होती है जो वर्ब खुद होती है। जैसे प्ले वर्ब को देख रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, प्ले हो जाएगी। सेकेंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड। उसी तरीके से मान लो एक और वर्ड ले लिया हमने टीच। अब इसकी भी चेक कर लेते हैं क्या इसकी भी 3 फॉर्म्स बन रही हैं या नहीं। तो देखो फर्स्ट फॉर्म तो क्या हो जाएगी इसकी, टीच ही हो जाएगी। सेकेंड फॉर्म टॉट, और थर्ड फॉर्म भी टॉट। इसका मतलब अगर हम इन दोनों वर्ड्स को डिफाइन करें कि क्या ये वर्ड किसी एक्शन या किसी काम को बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। इसकी 3 फॉर्म्स बनाई जा सकती हैं, बिल्कुल बनाई गई हैं। तो फिर ये वर्ड्स कैसे कहेंगे कि ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, वर्ब हैं। अब एक वर्ड और ले लेते हैं अपन। जैसे मान लो एक वर्ब ले ली हमने गो, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, गो ही रहेगी। सेकेंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन। इसका मतलब अगर ये वर्ड भी किसी एक्शन या काम को बताए और इसकी 3 फॉर्म्स बनाई जा रही हैं तो ये वर्ड कैसा हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब देखो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ वर्ड्स वर्ब बिल्कुल रेगुलरली चल रही है, मतलब रेगुलर वे में चाहिए। जैसे प्ले हो गया, प्लेड हो गया, फिर प्लेड हो गया, टीच हो गया, फिर टॉट हो गया, फिर टॉट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये रेगुलर बेस पे चल रही है, सीक्वेंस वाइज चल रही है, तो आप इनको क्या बोल सकते हो एक नाम से कि ये जो वर्ब है ये रेगुलर वर्ब है। और जो थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है, जो इरेगुलर हो गई है, जैसे गो हो गई, गो की सेकंड फॉर्म हमने क्या लिख दी, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या बना दी, गॉन। तो इसका मतलब ये इरेगुलर बेसिस पे हो गई है, इरेगुलरिटी हो गई है। तो इसका मतलब इन वर्ब को क्या बोला जाएगा कि ये इरेगुलर वर्ब है। ये सिर्फ जानने के लिए, हालांकि इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। ठीक है। अब देखो
हमने बताया था अभी तक कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, मेन तो वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन अगर कोई वर्ड किसी एक्शन या काम को बता दे और उसकी 3 फॉर्म्स भी बन जाए तो आप उसको क्या बोलोगे कि ये वर्ड क्या है, वर्ब है। तो फिर 5 फॉर्म्स का क्या फंडा है, 5 फॉर्म्स भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो बाकी की दो फॉर्म्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड रहती हैं, V1 के ऊपर, मतलब इन्हीं वर्ब से बाकी की जो 2 फॉर्म्स हैं वो बनाई जा सकती हैं। V4 कैसे बनाई जाएगी, V4 बनाने का क्या तरीका है, किसी भी V1 के अंदर जब आप ing लगा देते हो तो क्या बनता है, ये V4 बन जाती है। जैसे प्ले है, प्ले का प्ले लिख लेते हैं हम, उसके बाद ing लगा दी तो क्या बन गई है, V4 बन गई। उसी तरीके से V5 कैसे बनेगी, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो s या फिर es लगा दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं, क्या थी अपनी फर्स्ट फॉर्म, प्ले। प्ले में क्या लगता है, y के बाद हम s लगाते हैं, तो ये क्या हो गई, V5 हो गई। सेकंड देते हैं टीच, इसकी V4 कैसे बनेगी, पहले टीच लिया, टीच के बाद ing लगा दिया, ये क्या हो गया, टीचिंग हो गया, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। सेम यहां पे टीच लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब h वाले में s लगता है या es, इसमें हम es लगाते हैं, ये क्या हो गया, टीचिस, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। सेम गो का ले लिया, गो की फोर्थ फॉर्म कैसे बनेगी, पहले गो लिखो उसके बाद ing लगा दो उसमें, ये हो गई गोइंग। V5 कैसे बनाई जाएगी, पहले गो लिखा उसके बाद क्या लगा दिया, es लगा दिया, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। इसका मतलब V4 और V5 हम काउंट क्यों नहीं करते हैं, उसकी वजह है कि अगर किसी भी वर्ड की 3 फॉर्म्स बन गई तो 5 फॉर्म भी बनाई जा सकती हैं, इसीलिए हम उसको ऐसा मान के चलते हैं कि एक ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन या काम को बताए और उसकी सिर्फ 3 फॉर्म्स बन जाएं, तब भी आप उस वर्ड को क्या कहा जाएगा, वर्ब कहा जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आप देखिए, 2 मिनट। आप देखिए, अगला जो हमको पढ़ना है वो क्या है, अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, जैसे हम हिंदी में पढ़ा करते थे कि एक विशेषण करके कोई चीज होती थी जो काम क्या करती थी, संज्ञा के बारे में विशेषता बताने का काम करती थी, उसी से रिलेटेड एक एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, ये क्या काम करेगा, नाउन की विशेषता बताएगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या, देखो विशेषता वर्ड जो क्या होगा वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। विशेषता वर्ड का मतलब होता है हम अगर किसी के बारे में किसी भी टाइप की चीजें बता रहे हैं तो वो सिर्फ अच्छी हो सकती है, क्या बुरी भी हो सकती है, अपनी भी हो सकती है, पराई भी हो सकती है, इस टाइप से भी चीजें बताई जा सकती है। मतलब तो फिर हमने एडजेक्टिव को कैसे डिफाइन किया है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोला मैंने, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में किसी भी टाइप की जानकारी दे, उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसको डिफाइन कर लेते हैं अपन पहले। अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन मीन्स it gives any type of information about a noun। एक ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन के बारे में किसी भी टाइप की जानकारी दे, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। एग्जांपल से समझिए, देखिए मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, नेहा बॉट अ हाउस, अ न्यू हाउस। देखिए अब इसको ब्रेक करते हैं सेंटेंस को, क्या ढूंढना है सबसे पहले हमको, वर्ब ढूंढते हैं हम सबसे पहले। क्या काम हो रहा है सेंटेंस के अंदर,
कुछ खरीदने का काम हुआ है। बॉट मतलब क्या होता है, खरीदना, है ना, ये बाय की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट। तो ये क्या हो जाएगी, ये मेन वर्ब हो जाएगी। ठीक है, किसने खरीदा है, नेहा ने खरीदा है। नेहा क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। अब ए क्या है, आर्टिकल है। क्या खरीदा गया था, हाउस खरीदा गया है, तो ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक वर्ड और बच गया हमारा। इस वर्ड के बारे में कैसे पता चलेगा, उसने, नेहा ने क्या खरीदा, घर खरीदा। घर कैसा था, नया घर था। घर कैसा था, नया घर था। तो अगर इस वर्ड ने इसके बारे में कुछ बताया है, और इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलते हैं क्या हम इसको, नहीं, हम इस वर्ड के बारे में एक चीज और लिखते हैं जो क्या होती है, नाउन। जैसे नेहा भी एक क्या है, नाउन वर्ड है, उसी तरीके से हाउस भी क्या है, नेमिंग वर्ड है। तो अब अगर हम इसको बोलेंगे कि उसने घर कैसा खरीदा है, तो नया घर खरीदा है। नया घर खरीदा है, तो इसका मतलब इस वर्ड ने क्या काम करा है, इसके बारे में कुछ बताया है। कुछ बताया मतलब घर हो सकता है नया है अभी, हो सकता है पुराना हो सकता था। तो इसका मतलब इस वर्ड के बारे में जानकारी देने का काम किया किसने, इस न्यू ने किया है। तो इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हाउस वर्ड क्या है, नाउन। नाउन के बारे में बताने का काम कौन करता है, एक एडजेक्टिव वर्ड ही करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें से। प्रफुल्ल सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखो, इस वर्ड में और जानते हैं, इसमें भी सबसे पहले क्या ढूंढना है हमको, वर्ब ढूंढनी है। सॉल्व क्या है, सॉल्व एक मेन वर्ब है ना। क्या करने का काम हुआ है इसमें, सॉल्व करने का काम हुआ है क्वेश्चन को। किसने सॉल्व किया है, प्रफुल्ल ने किया है। तो प्रफुल्ल क्या है, प्रफुल्ल एक सब्जेक्ट है। क्या सॉल्व किया है, क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये क्या हो जाएगा, ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो कि एक नाउन वर्ड है। ठीक है, दा क्या है, दा एक आर्टिकल है। यहां पे ये प्रफुल्ल भी क्या है, एक नाउन वर्ड है। ठीक है, अब एक वर्ड बच गया डिफिकल्ट। तो हमने बोला है कि प्रफुल्ल ने सॉल्व किया है। क्या सॉल्व किया है, क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन कैसा था, डिफिकल्ट था। तो क्या इस वर्ड ने इसके बारे में कुछ बताया, बिल्कुल बताया। क्वेश्चन कैसा था, डिफिकल्ट था। अगर इस वर्ड ने इसके बारे में बताया है कुछ, और इस वर्ड का नाम क्या है, नाउन है, तो आप इस वर्ड को क्या बोल दोगे, एडजेक्टिव। ध्यान रखना, इस वर्ड का नाम नाउन है, ऑब्जेक्ट नहीं है। हमने बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना किसी के काम होते हैं, नाम नहीं होते हैं। तो जो जब भी आप किसी के बारे में कुछ काम करते हो या खुद करते हो, तो आप उससे क्या होता है, काम बाद में खराब होता है, सबसे पहले आपका क्या खराब होता है, नाम खराब होता है। तो यही समझिए कि यहाँ पे क्या बात करी गई है हमने, कि प्रफुल्ल ने सॉल्व किया है क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा था, डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट वर्ड ने इस क्वेश्चन वर्ड के बारे में बताया है। इस क्वेश्चन वर्ड का नाम क्या था, नाउन। तो नाउन के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, समझ में आई इतनी चीजें। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।